हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया। आज देखिए स्टार्ट किया जाएगा केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री का जो 40 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया जाएगा। ठीक, इससे पहले हम फिजिक्स का आपको 40 क्वेश्चन, सुपर 40 क्वेश्चन हम दे चुके हैं। ठीक है, आप यदि नहीं सॉल्व किए हैं तो आप जाके हमारे वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, आप ज़रूर देखिएगा। अब देखिए एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया तो हमें क्या करना है, बहुत से ज़्यादा क्या करना, केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि थ्योरी पढ़ने बैठेंगे तो बहुत सारा हमारा समय उसमें बर्बाद जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन के जरिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बेनिफिट मिलेगा तो अच्छी बात है। अब देखिए इसका हम यानी फिजिक्स वाला पोर्शन में हम 40 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हम कराएंगे केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन, उसके बाद हम बायो का लगभग 40 क्वेश्चन इससे कराएंगे। केवल 40 क्वेश्चन ऐसे करके हम लगभग हर एक से 150 से 200 क्वेश्चन हम कर लेंगे। ठीक है, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हम बताना आपको चाहते हैं, आप यदि प्रीवियस क्वेश्चन नहीं लगाएं 2021 का, 2020 का, 2019 का, 2018 या 2017 का, ये 5 साल का क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, यदि कहीं मिले तो सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं मिले तो आप हमारे हैशटैग पॉलीटेक्निक पर जाके आप उसे पूरा सोल्यूशन के साथ, पॉलीटेक्निक है पे सोल्यूशन के साथ प्ले लिस्ट बना दिएगा, सोल्यूशन के साथ आप वहाँ देख सकते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि पिछले साल यानी पिछले साल पे कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन, सुपर 40, ये ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यदि आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप वीडियो को पॉज करिएगा और सोचिएगा तब बताइएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है, बोर मॉडल प्रयोग किया जाता है, यानी बोर मॉडल केमिस्ट्री में जो है मॉडल जो दिया गया था, बोर मॉडल प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, दूसरा हीलियम परमाणु के लिए, तीसरा लिथियम परमाणु के लिए, या सभी के लिए। तो इसमें आपका सभी के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक, सभी के लिए प्रयोग किया गया था, ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा है किसी तत्व का परमाणु भार, यानी किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, 19 है, परमाणु के द्वितीय कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बताते हैं। यानी पहला ऑप्शन 10, दूसरा हमारा दूसरा ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, तो आपका देखिए किसी तत्व में यानी प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जितना भी प्रोटॉन रहेगा उतना ही हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हमसे पूछा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आपका 7 है और 2 हमारा यानी क्या होता है हाइड्रोजन, यानी द्वितीय के लिए क्या होता है 2, यानी 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 होता है। आपका 9 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन है तो आपका। उसके बाद क्या पूछा, तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, आराम से हम सब सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बहुत जल्दीबाजी नहीं। ठीक, यदि आपको आता तो बहुत अच्छी बात है। देखो न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर हुई क्योंकि, यानी न्यूट्रॉन की खोज बहुत देर हुई क्योंकि उसमें क्या होता है, यानी न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित है, दूसरा न्यूट्रॉन बेसिक कण है, तीसरा न्यूट्रॉन आवेशहीन होते हैं, यानी चौथा उपयोग सभी। तो आपका सी वाला यानी न्यूट्रॉन ये आवेशहीन, इस पर तो कोई भी आवेश नहीं होता, न तो प्लस होता है न तो माइनस होता है। ठीक है, इसीलिए इसमें बहुत देर हुई। अब आपका चौथा नंबर क्वेश्चन, वह कक्ष जो तीसरी क्वांटम संख्या यानी तीसरा क्वांटम संख्या यानी n बराबर कितना 3 दे दिया है, निर्मित करता है तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन कितना, पहला ऑप्शन 2, दूसरा 8, तीसरा 18 और 32। आपका 3 कक्ष के लिए कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, आप बाउ नियम यदि नहीं पढ़ेंगे तो आप बाउ नियम आप पढ़िएगा। ठीक, अभी बताएंगे, आगे वीडियो में चलते ही हम बता देंगे। ठीक है, ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। ठीक है, पूछा है अमोनियम आयन के लिए संयोजी इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या होगी, यानी अमोनियम एक आयन है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की 8 इलेक्ट्रॉन, संयोजी 8 इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। ये था आपका वो 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या पूछा है, एकदम बहुत अच्छा, यानी बहुत बड़ा क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। उससे हमारा क्या होता है, हम यदि समय कम है तो हमें क्या होता है, जो इजी वाला क्वेश्चन है, जो आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और जल्दी से करने की हमें कर सकते हैं, तो उसे हम पहले छेड़ेंगे। ठीक है, देखो विद्युत संयोजी बंद होता है तो किस में होता है, NaCl, दूसरा Br2, तीसरा PF5, यानी Fe4 होता है। तो ए वाला NaCl के अंदर विद्युत संयोजी बंद होता है। ठीक है, अब 7वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, आयनिक बंध का बनना, आयनिक जब बंध का बनना बताओ कौन सी प्रक्रिया है। आयनिक बंध का बनना एक उष्मा, पहला हमारा उष्मा क्षेपी अपक्रिया है, दूसरा उष्मा शोषी अपक्रिया है, तीसरा जो दिया है
बी और ए और बी दोनों है, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो ए वाला ऑप्शन यानी आयनिक बंध का बनना ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया है। ठीक है, ये था 8वां नंबर। ये 7वां नंबर। 8वां नंबर क्या पूछा, Li2O तथा कैल्शियम यानी CaF2 के किस प्रकार के बंध होते हैं, यानी इनमें और इनके बीच में, इसमें कौन सा बंध होता है, इसमें कौन सा बंध होता है। पहला देखिए क्या दिया, आयनिक बंध, आयनिक बंध, इसमें भी आयनिक बंध होता है, इसमें भी आयनिक बंध। दूसरा ऑप्शन दिया यानी इसमें आयनिक बंध होता है, दूसरा हमारा सहसंयोजक बंध होता है, तीसरा पहले सहसंयोजक फिर आयनिक बंध होता है, चौथा उप सहसंयोजक और आयनिक बांध होता है। और इनके बीच में देखो, इनके बीच और इनके बीच में आयनिक बांध बनता है। ठीक है, आयनिक बंध हो गया। ये था आपका 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, अब उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण किसका शून्य होता है, यानी NH3, BF3, NF3 और ClO2 होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन यानी BF3 जो होता है ये आपका सही है। ठीक, 9वें का बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए मज़ा आ रहा है कि नहीं, एकदम इजी हलवा हलवा क्वेश्चन याद दिए देता है। ये सब प्रीवियस का क्वेश्चन पूछा गया है, 2-4-10 साल का एनालिसिस करके ये बनाया गया है। ठीक है, KMnO4 में मैग्नीशियम की संयोजकता क्या होगी, KMnO4 में मैग्नीशियम यानी इसकी संयोजकता हमसे पूछा है। ठीक, संयोजकता क्या होगी, 2 होगी, 4 होगी या 6 होगी या 10 होगा या 7 होगा। ठीक, आपका बी वाला ऑप्शन ये, ठीक है, आपका डी वाला ऑप्शन यानी KMnO4 की संयोजकता कितनी होती है, 7 होती है। ठीक, ये था आपका 10 नंबर क्वेश्चन। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर यानी 11 नंबर क्या होता है, sp3 संक्रमण नहीं है, यानी इनमें से किसमें sp3 संक्रमण नहीं है। हाइब्रिडेशन पर sp, sp2, sp3, spd, d2 ऐसा होता है बहुत सारा ना, तो वो तुमसे पूछा sp3 संक्रमण नहीं है। ठीक, sp3 संक्रमण में ये यस का जो है 25% करेक्टर होता है और पी का 75% यानी करेक्टर होता है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा है। पहला क्वेश्चन BF4 पे निगेटिव, यस F4 और NH4 पे पॉजिटिव यानी CH4 होता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन यस BF4 होता है। ठीक, अब 12 नंबर क्वेश्चन, किसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, यानी इसमें से कौन सा किसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, H2 में या बर्फ़ में या हाइड्रोकार्बन में या गंधक में। तो आपका बर्फ़ जो है इसमें आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अब हमसे पूछा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन, XeF2 अणु है, यानी Xe और F2 अणु है रेखित या दूसरा त्रिकोणमिति समतलीय होता है, सी वाला पिरामिडीय होता है, चौथा हमारा वर्ग समतलीय होता है। तो आपका ये जो है ये रेखीय होता है, इसका ये अणु है इसका जो में होती है ये रेखीय होता है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा 14 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक दुर्बल यानी कहता दुर्बल बांड यानी सबसे कमजोर बांड, वीक बॉन्ड किसमें पाया जाता है, आयनिक बांड, सहसंयोजी बांड, तीसरा धात्विक बांड, चौथा जो अंडरवाल यानी वंडरवाल्स बांड। तो ये जो वंडरवाल बांड होता है ये सबसे दुर्बल बांड होता है। ठीक, दुर्बल आदमी को लोग सताते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक, कमज़ोर रहेंगे तो दिक्कत रहेगी, हट्टे कट्टे रहेंगे तो कोई बोलेगा नहीं आपको। ठीक, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, परमाणु द्वारा तत्व के निर्माण में, यानी परमाणु द्वारा तत्व के निर्माण में जो परमाणु है तत्व का निर्माण कैसे होता है, आकर्षण बल लगता है, विकर्षण बल लगता है, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों लगता है, तीसरा इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी वाला ऑप्शन ए और बी इनमें दोनों लगता है, आकर्षण बल विकर्षण बल। आकर्षण बल क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द आकर्षण बल। विकर्षण बल क्या होता है, एक दूसरे को दूर दूर भगाएंगे तो विकर्षण बल हो जाएगा। ये था आपका टोटल 15 नंबर क्वेश्चन। अब हमसे 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, 16 नंबर हमसे क्वेश्चन पूछ दिया, ये भी एकदम ईजी दिया है। ठीक है, ये भी ईजी दिया है, आप डीमोटिवेट मत होइएगा, मोटिवेट रहिएगा, एग्जाम में हाल में जाइएगा कि ये नहीं देख के क्वेश्चन पगला जाइएगा। ठीक, आप आराम से पढ़िएगा तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षणों किस प्रयोग यानी किस लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी नाभिकीय रिएक्टर है निरंतक यानी नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए प्रयोग की जाती है। अभिक्रिया की गति को बढ़ाने के लिए, दूसरा अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए, तीसरा अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए, तीसरा ताप नियंत्रित करने के लिए। तो आपका बी वाला ऑप्शन जो है अभिक्रिया की गति को कम करने के लिए, गति कम हो जाएगी तो बताओ नाभिकीय रिएक्टर है तो उसमें क्या हो जाएगा, कंट्रोल कर लेंगे आराम से हम। अब पूछा बाउन नियम के अनुसार यानी इन 3 4d 5p 5s कक्षकों में कौन सी इलेक्ट्रॉन पहले भरेंगे। ठीक, आप बाउ का नियम यदि नहीं पढ़े हैं तो हम आपको देखिए क्या दिया, एकदम इजी वे में एकदम हलवा तरीके से पढ़ाएंगे। अभी कहेंगे वाह सर क्या बना दिए आप। ठीक है, देखिए आप यदि आप बाउ का नियम नहीं पढ़े हैं तो 1 यस, 2 यस, 3 यस, 4 यस,
5s एंड सो ऑन लिख दीजिएगा। SP 2p 3p 4p 5p, SPD अब 3d और 4d और हमारा 5d, उसके बाद एंड सो ऑन लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद SPDF यानी 4f और 5f, उसके बाद ऐसे ऐसे काटते आप चले जाइएगा, ठीक है। बस बन गया। अब यही तो पूछा, पहले इसमें भरेंगे, यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे तो इसमें भरेंगे, फिर इसमें आके यहाँ से यहाँ भरेंगे, फिर यहाँ से आके यहाँ भरेंगे, यहाँ से आके यहाँ भरेंगे, ठीक है। तो अब हमसे पूछा है 4D, तो यहाँ से आप देखिए 4D को अंडरलाइन करिए, 5P यानी SPD या 5P, उसका पहले इसमें भरेगा फिर इसमें भरेगा, ठीक। उसके बाद हमसे पूछा है, देखिए करिए 5s पूछा है, तो 5s आपका होता है 5s, यहाँ से जाएंगे 5P 5s, तब बताइए क्या होता है, इसमें पहले हमारा कौन सा भरेगा, तो वही हमसे 5s भरेगा। कैसे, अब देखिए करिए, पहले 5s, उसके बाद तब ना हम किस पे जाएंगे, D पे जाएंगे ना, तो 5s हमारा पहले ये भरेगा, तो उसका 4D उसको 4P भरेगा, ठीक है। यही हमसे पूछा है, देखिए कितना, ये अबाव का रूल यही तो है, इन्होंने क्या कर दिया ना। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है, यदि दिगंशी क्वांटम संख्या का मान 3 है, यानी दिगंशी क्वांटम संख्या यानी L का मान 3 है, तो चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी यम का मान बताना। दिगंशी क्वांटम संख्या को L से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या को यम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मान क्या होगा। अब देखिए हम एक फार्मूला यहाँ से, यम बराबर यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या बराबर 2 गुणे यानी दिग्यांशी क्वांटम संख्या प्लस 1 होता है, ठीक है। ये आपका फार्मूला है। आप इसमें यदि 3 यहाँ से फिलअप करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, तो 7 में किस में दिया है, अब देखिए 0, जैसे 0 हो गया, यहाँ से -1 -2 -3, यहाँ से +1 +2 और +3 होता है, ठीक। तो आपका 7 हो गया ना, तो 7 1 2 3 4 5 6 7, अब सी वाला ऑप्शन आपका सही है। कितना हलवा तरीके से हम देखिए पढ़ा दिए आपको, ठीक है। अब यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, 19 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है PCl5 अणु यानी PCl5 अणु निम्न संक्रमण का परिमाण है, यानी PCl5 sp_d2 है या sp3d है या sp3d है या sp32 और d2 है यानी 3d है, तो आपका बी वाला ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है, ये sp3d है, ठीक है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन ये था। अब उसके बाद क्या पूछा, 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से यानी निम्न में किस एक पर कोई आवेश नहीं है, यानी ये जो आपका अल्फा बीटा गामा कैथोड किरणें दे रखा है, तो यानी कि इनमें कोई भी आवेश नहीं है, आवेश ही नहीं, यानी उसके पास कोई भी आवेश नहीं है। तो आपका अल्फा किरणें, दूसरा बीटा किरणें, तीसरा गामा किरणें या कैथोड किरणें। गामा किरणें के पास कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक, न तो पॉजिटिव न तो निगेटिव न कुछ भी, यानी ठल्ला आदमी है, सिंगल आदमी है यार, इसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से 21 नंबर क्वेश्चन पे, एक माइक्रो क्यूरी का मान, यानी 1 माइक्रो क्यूरी का मान कितना होता है, विघटन पर सेकेंड, यानी 3.7 × 10⁵ विघटन पर सेकेंड, 3.7 × 10⁻7, दूसरा 3.7 × 10⁻14, या सॉरी 4 होता है, 3.7 × 10⁻10, सी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अब यहाँ से 22 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा, 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, कैंसर के इलाज के दौरान कैंसर हमारे इसमें कैंसर जो होता है हैला सेल होता है, ठीक, ये टू बी कंटिन्यू ग्रो करता है, इसके हम रेडियोथेरेपी यदि दे दें, रेडियोथेरेपी दे दें तो क्या होता है हमारा हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक। तो कैंसर के इलाज के लिए कौन सा समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, पहला 53I 131, 15P 32, 27 CO 60, 1H2, तो आपका ये जो है ये वाला रेडियोथेरेपी के द्वारा हम उसे सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका 22 नंबर। 23 नंबर क्या पूछा, तत्व के समस्थानिक में होती है, यानी तत्व के समस्थानिकों में होती है, पहला यानी समस्थानिक क्या होता है, यानी जो तत्व है जो यदि समस्थानिक तो उसमें क्या होगा, यानी देखिए करिए विभिन्न परमाणु संख्या होती है, समान द्रव्यमान संख्या होती है, समान द्रव्यमान संख्या होती है, विभिन्न द्रव्यमान संख्या होती है, ए और सी दोनों सही है, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है, यानी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक। तो ये था आपका 23 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, 24 नंबर, ठीक। अब वीडियो में बने रहिएगा तभी देखिए मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए ऑप्शन, ये बी, ये सी, ये आपका डी वाला ऑप्शन पूछा है। Na2S4O6 में यस यानी ये जो है इसका ऑक्सीकरण संख्या, ये ऑक्सीकरण संख्या आप जरूर तैयार करके जाइएगा, ऑक्सीकरण संख्या बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। पहला जो ऑप्शन दिया है 2.5, दूसरा दिया 2 और 3, तीसरा दिया 2 और 4, चौथा दिया 5 और 0 होता है, तो आपका डी वाला ऑप्शन
ये सही है, 5 और 0 होता है। ठीक, और 5 और 0 कब होता है? दो सल्फर, जो 2 सल्फर है प्लस 5 होता है, और एक सल्फर, दूसरा सल्फर जो है उसमें उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। 2 यानी 5 और 0 होता है। ठीक है, अब क्या पूछा है? पूछा गैलेनवी सेल, यानी गैलेनवी सेल में एनोड पर आवेश होता है। एक गैलेनवी सेल बनाते हैं, यहाँ से मान लेते हैं ये सेल है, एक जो सेल ये है। गैलेनवी सेल में एनोड जो होता है वो कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, या धन आवेश होता है, या अनावेशित होता है, या यानी दोनों एक ही पे होता है। तो आपका ऋण आवेश, ये तो कहना ही नहीं पड़ेगा आपको। अरे प्लस माइनस अटैच करते हैं कि नहीं बाबू? ठीक है, अरे बैटरी वगैरह लगाते हैं तो कहते हैं बाबू प्लस माइनस देख के लगाइए, धड़ाक से बोलेगा। ठीक है, तो वही हमसे पूछ रहा है। PbO का PbNO3 का होल ट्वाइस में परिवर्तन होता है जब, यानी PbO का इसमें परिवर्तन होता है तो कौन सा? कि ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है, या न तो ऑक्सीकरण न तो अपचयन, या ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है। तो सी वाला ऑप्शन, न तो ऑक्सीकरण होता है न तो अपचयन, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन आप देखिए क्या दिया। ठीक, ऑक्सीकरण अपचयन से यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक, ऑक्सीकरण से देखो, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए पूछ देगा, बहुत सारा ऑक्सीकरण से क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अब आते हैं हम बाबू 27 नंबर के क्वेश्चन पे। शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि यानी शुद्ध जल यानी प्योर वाटर ले, इसलिए कहते हैं बाबू प्योर वाटर आप मत पीजिएगा, मिनरल वाटर पीजिएगा जिसमें क्या होता है? मिनरल एडेड हो। ठीक है, तो यानी शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती क्योंकि उसका क्वथनांक कम होता है। दूसरा, उस यानी उसका लगभग पूर्णतः अनअपचयित होता है, यानी क्या होता है? अनआयनित होता है, उस पर कोई भी आयन नहीं होता। तीसरा ऑप्शन ये उदासीन होता है। चौथा ये शीघ्रता से विघटित हो जाता है। तो बी वाला ऑप्शन जो है लगभग पूर्णतः, यानी क्या होता है? अनआयनित होता है, इस पर कोई भी आयन नहीं है। ठीक है, कोई भी आयन नहीं होता है। ठीक, ये बी वाला ऑप्शन सही है। और उसके बाद क्या पूछा हमसे? 28 नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? देखिएगा, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या, ये जो कार्बन इसका ऑक्सीकरण संख्या। अब ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? देखिएगा, ये आपका ग्लूकोज हो गया। ठीक, ग्लूकोज का जिसका निकालना रहेगा उसे हम यक्स मान लिए। ठीक है, यक्स मान लिए, और इसमें देखो 6 है तो 6 यहाँ लिख दिए। अब प्लस, यानी क्या होता है? प्लस लगा दिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? 1। अब 12 है, यहाँ से 12 है तो 12 से हम गुणा कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या 2 होता है, 6 यहाँ से दिया, ये 6 दिया है ना, तो 6 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, बराबर 0 कर देंगे। इसे यदि आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12, और यहाँ से देखो कहते 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 12 कैंसिल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0। तो आपका यानी ये ग्लूकोज जो दिया इसमें यानी ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 0 है। ये आपका 28 नंबर क्वेश्चन था। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा यानी क्या दुर्लभ ऑक्सीकरण संख्या? देखिए कितना ऑक्सीकरण संख्या से क्वेश्चन पूछा है, इसे बहुत जरूर तैयार करके जाइएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे दुर्बल ऑक्सीकरण है? यानी सोडियम आयन, या जेडियन आयन, यानी पीबी आयन, या एजी आयन। ठीक है, तो आपका ये जो है सोडियम आयन, ये आपका दुर्बल ऑक्सीकरण संख्या है, यानी ऑक्सीकरण तत्व है। ठीक, अब हमसे पूछा 30 नंबर, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम संबंधित है, यानी फैराडे ने जो नियम दिया था वो किससे संबंधित है? धनायन के परमाणु संख्या से, दूसरा ऋणायन के परमाणु संख्या से, तीसरा विद्युत अपघटन के तुल्य भार से, और जो चौथा दिया धनायन के वेग से। तो आपका ये जो सी वाला ऑप्शन है, यानी विद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार से, इस पर डिपेंड करता है इनका जो नियम था। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? कौन सा यौगिक अपचयन व ऑक्सीकरण दोनों की तरह व्यवहार नहीं करता है? पहला SO2 MnO2, तीसरा दिया Al2O3 होता है। उसके बाद चौथा दिया KCrO होता है। तो आपका एल्युमिनियम यानी Al2C यानी Al2O3 जो होता है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब यहाँ से 32 नंबर क्वेश्चन हमसे देखिए क्या पूछ दिया, ये भी एकदम इजी तरीके से पूछा है। ठीक, 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा? किस गैस के लिए आदर्श गैस की व्यवहार अधिकतम विचलन होता है? यानी ये आदर्श गैस क्या होता है? PB बराबर nRT, ये जो है ये आदर्श गैस का समीकरण है। तो हमसे पूछा है किस गैस के लिए आदर्श गैस के व्यवहार से अधिकतम विचलन होती है? 0 डिग्री सेल्सियस तथा 2 वायुमंडलीय दाब, यानी इसे हम ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं ATM। ठीक है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जो मशीन निकालते हैं पैसा, वो वाला मतलब नहीं है। ठीक है, तो आपसे देखिए क्या दिया, यानी 0 डिग्री सेल्सियस तथा 2 वायुमंडलीय दाब पे। बी वाला ऑप्शन क्या दिया? 100 डिग्री सेल्सियस तथा 2 वायुमंडलीय दाब। तीसरा ऑप्शन दिया -100 डिग्री सेल्सियस तथा 5 वायुमंडलीय दाब। और चौथा ऑप्शन दिया 500 डिग्री सेल्सियस तथा 1 वायुमंडलीय दाब होता। तो सी वाला ऑप्शन -110 डिग्री सेल्सियस
तथा 5 वायुमंडलीय दाब, ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हमसे पूछा है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन पूछा, ये भी बहुत ईजी है। ठीक है, पूछा 20 लीटर हाइड्रोजन गैस का भार होगा 12.2 ग्राम, दूसरा 44.8 ग्राम, तीसरा 1.8 ग्राम, 20 यानी डी नंबर 20 ग्राम होता है। तो अब देखिए करिए, एस टी पी पे जो हमारा आयतन की बात की जाए तो 22.4 लीटर, ये तो होता ही होता है। तो यानी इस पे हमसे पूछा है 2 ग्राम, यानी हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन है तो यानी H2 है। ठीक है, तो यही हमसे पूछा है, यानी 20 लीटर में H2 का वेट कितना होगा? तो 20 × 2 बटे क्या, तो 22.4, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.8 ग्राम आंसर आएगा। ठीक है, ये था आपका 33 नंबर का सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए हिंट भी हम देते जा रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है बाबू, आप केवल कोशिश थोड़ा सा करिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है बाबू। ठीक, अब देखो क्या दिया, पूछा है 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का एनटीपी पर आयतन होगा। तो आप देखिए करिए 22.4 लीटर या 2.24 लीटर या 224 लीटर या डी वाला 4.48 लीटर होता है। तो फिर हमसे क्या पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड अणुभार का 44, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अणुभार निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 44। अरे बाबू, कार्बन कितना होता है? 6 × 6 = 12 हो गया, 32 ये हो गया। अरे यार 44 नहीं हो गया? ऑक्सीजन 8 × 16 = 32, अणुभार निकालने होने आता है ना बाबू। ठीक है, एस टी पी 22.4 हो गया। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम आयतन अणुभार पर एस टी पी कितना? 22.4 लीटर है। तो इसे आप सॉल्व करिएगा तो कितना? 2.24 लीटर आएगा। ठीक, 2.24 लीटर आपका भना का आंसर है। ठीक है, अब उसके बाद क्या पूछा है? 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है, हाइड्रोजन व हीलियम में वंडरवाल निम्नलिखित में से किस प्रकार होते हैं? यानी हाइड्रोजन हीलियम में वंडरवाल जो बल लगता है कि किस प्रकार होता है? प्रबल होता है या बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, या दूसरा दुर्बल होता है या बहुत ज़्यादा यानी अधिक दुर्लभ होता है, यानी दुर्बल होता है। तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है, यानी अधिक दुर्बल होता है। अब यहाँ से पूछ दिया है 36 नंबर क्वेश्चन। ठीक, 36 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है? परम शून्य पर, यानी परम शून्य पर जल क्या होता है? जल जम जाता है, या पदार्थ ठोस होते हैं, या आणविक गति रुक जाती है, या सभी गैस दरों में बदल जाते हैं। ठीक है, बन जाते हैं। तो हमसे पूछा है सी वाला ऑप्शन, यानी आपका परम शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है, यानी आणविक जो अणु है, जैसे मतलब ये कंटेनर है, इसमें जो अणु है ये की क्या गति रुक जाएगी, रैंडम मोशन कोई भी मोशन होगा ही नहीं। ठीक है, 38 नंबर क्या क्वेश्चन पूछा? 38 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, गैस अणु की गतिज ऊर्जा निम्नलिखित किस ताप पर शून्य होती है? यानी गैस अणु की गतिज ऊर्जा किस पे शून्य होती है? पहला 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, या 116 डिग्री सेल्सियस। आपका सी वाला आंसर जो -273 डिग्री सेल्सियस है, ये आपका सही है। ठीक है, इस पे आपका यानी गैस अणु गतिज ऊर्जा में शून्य होता है। ठीक है, इसका ताप शून्य होता है। अब हमसे पूछा हैबर, यानी क्या होता है? हैबर विधि द्वारा, ये जो आपका अमोनिया बनाई जाती है हैबर विधि से ही बनाई जाती है। ठीक है, तब से पूछा हैबर विधि द्वारा 17 ग्राम अमोनिया प्राप्त होती है, तो अभिक्रिया में N2 तथा H2 की प्रयुक्त मात्रा क्रमशः होगी 14 ग्राम 3 ग्राम, यानी नाइट्रोजन 14 ग्राम, हाइड्रोजन 3 ग्राम। दूसरा दिया 3 ग्राम व 14 ग्राम, यानी तीसरा ऑप्शन दिया 17 ग्राम या अरे 17 ही ग्राम है यार। तो इसमें जो आप ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन, इसमें से इसमें देखना। तो नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन 7 दूने 14, तो 14 पे मारिए यार। यार कब से इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं? ठीक है, ये तो एकदम से हलवा क्वेश्चन, आप कंप्यूटर पे आते ही धड़ाधड़ ठोंक दीजिएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा? 39 नंबर, कौन सी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है? यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? जो ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, अभी अभी कॉन्सेप्ट क्लियर बताएंगे। ठीक है, तो 4 कॉन्सेप्ट बताएंगे, आप उसे अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें कुछ सोचना ही नहीं है यार। लो हमारे बाबू इस पर मार दिए। अब क्या 40 नंबर क्या पूछा? स्थिर तापक्रम पर, यानी स्थिर तापक्रम पर अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता वृद्धि के साथ स्थिर रहती है। मतलब स्थिर रहती है क्या? बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन, घटता है, तीसरा ऑप्शन, अप्रभावित रहता है, या यानी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो आपका सी वाला है, यानी अप्रभावित रहता है, कोई भी प्रभाव नहीं। स्थिर तापक्रम यानी तापक्रम स्थिर, या कोई भी चेंजिंग नहीं होने वाली है। ये था आपका वो टोटल 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन आपका हम पूरा ख़त्म कर दिए हैं। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताएंगे,
जो आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दिया, यानी अब देखिए हम पूछें उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है। उत्क्रमणीय अपक्रिया ऐसी अपक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में चलती है, तो उसे हम उत्क्रमणीय अपक्रिया कहते हैं। जैसे N2 से क्रिया करके अमोनिया बना लिया, अब ये अमोनिया दोबारा इधर से रिएक्ट हो जाएगी, तो ये तो उत्क्रमणीय अपक्रिया है। अब हमसे क्या होता है, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया ऐसी अपक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती है। देखो एक एरो लगाए हैं कि नहीं, एक ही दिशा में चलती है, तो उसे हम अनुत्क्रमणीय अपक्रिया कहलाते हैं। जैसे Nu2SO4 और BCl2 है, तो इसे यदि रिएक्ट कराएंगे तो ये बन जाएगा, तो दोबारा ये बनने वाला नहीं है, ठीक है, ये बनने वाला नहीं है। ये आपका था अनुत्क्रमणीय अपक्रिया। अब सक्रिय द्रव्यमान, इस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। सक्रिय द्रव्यमान बराबर क्या होता है, सक्रिय द्रव्यमान A बराबर ग्राम मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में, ठीक है। अब मोल की संख्या बराबर ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, इससे मोल की संख्या निकाल सकते हैं। यदि STP पे दे रखा तो 22.4 आप प्राकृतिक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। A बराबर कितना होता है, यानी मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में होता है, ठीक। अब इसकी यूनिट की बात की मोल पर लीटर होता है, ठीक। अब Kc और Kp में रिलेशन बताना है। Kc और Kp में रिलेशन संबंध बताना है, क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन Kp वर्सेस Kc हो गया, ठीक। तो Kp बराबर क्या होता है, Kc मल्टीप्लाई बाई R, यानी क्या होता है डेल्टा Ng होता है। अब Ng क्या होता है, क्रिया फलों के मोलों की संख्या माइनस यानी क्रिया कारकों की मोलों की संख्या होती है, ठीक। अब R क्या होता है, स्थिरांक यानी गैस स्थिरांक, जिसका मान क्या होता है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल होता है, ठीक है। अब यानी ताप जो होता है परम ताप, यानी T बराबर परम ताप होता है, ठीक। ये था आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट हर एक चैप्टर में थोड़ा थोड़ा लेकर आएंगे, ठीक। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का ग्रहण करना या अथवा हाइड्रोजन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, समझे। यानी कोई पदार्थ है, यदि वो ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है, यानी ऑक्सीजन हुआ क्या ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है या हाइड्रोजन को त्याग रहा है, तो उसे हम ऑक्सीकरण बोलेंगे, ठीक है। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या कार्बन डाइऑक्साइड बनाए थे, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अपचयन क्या होता है, इसी का उल्टा मान लीजिए आप, हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है, ऑक्सीजन को बाहर निकल रहा है। देखिए क्या दिया, यहाँ से रिएक्शन दे रखा है, यानी Cl2 का रिडक्शन हो रहा है, ठीक। अब एग्जाम्पल ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, यानी जैसे कह दे ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, जहाँ पर जैसे क्या होता है H2SO4 है, H2SO4 है, तो इसमें सल्फर का यानी कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे आप निकालेंगे। तो आप देखो क्या दिया, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है। सल्फर का हमें नहीं पता, यक्स लिख दिए। ऑक्सीजन का कितना -2 होता है, तो यहाँ पर -2 लिख दिए। कितना 4 है, 4 से गुणा कर दिए, आपका कितना आ जाएगा, इसे करें 2 × 2 यक्स और 4 दूना 8 है, यहाँ से 8 आ जाएगा। तो यक्स बराबर कितना, इधर ये जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपका प्लस कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। प्लस माइनस जरूर लगाइएगा, प्लस और माइनस से पता चलता है ऑक्सीकरण संख्या। KMnO4 पे आते हैं, हमें Mn का निकालना है, ठीक। K का यानी K का 1 होता है, Mn का हमें नहीं पता, यक्स होता है। ऑक्सीजन को ऑलरेडी पता है, तो आप इसे सॉल्व करिएगा, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक। एक बड़ा हम आपको दे दिए, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, यदि बड़ा बड़ा रहे तो हाइड्रोजन का रखेंगे, ऑक्सीजन का रखेंगे, यानी नाइट्रोजन का रखेंगे, ऑक्सीजन का रखेंगे, सल्फर का, तो हमें बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमें शॉर्ट में रखना, जैसे H2O 1 है ना, तो H2O का 0 होता है, NO 1 है तो NO का +1 होता है, यानी SO4 है -2 होता है, ठीक। ये सब सारी चीज़ें 2-4 चीज़ें याद रखिएगा। Fe का हमसे पूछा, Fe का यक्स मान लिए, आपका इसका कितना होता है, पानी का 0 होता है, नाइट्रोजन का आपका 1 होता है, और सल्फर का कितना होता है -2 होता है। सल्फर ये हो गया SO4 का, तब इसे सॉल्व करिएगा, कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। ये था आपका बाबू पूरा यानी 40 क्वेश्चन किसका, केमिस्ट्री का। इसके बाद जस्ट हम मिलेंगे किसमें, बायो में, उसमें 50 क्वेश्चन के साथ, ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।